हेलो व्यूअर्स। ऑलमोस्ट डिजीज़ जितनी भी हैं अकॉर्डिंग टू सीसीएम सिलेबस, ठीक है, यूजी और पीजी की, वो सभी कवर हो चुकी हैं। जो कुछ एक रहती हैं तो उनसे पहले मुझे लगा कि एनेस्थीसिया का जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि एनेस्थीसिया जो है वो शल्य के स्टूडेंट्स जनरली इम्पोर्टेंट तो है ही है उनके लिए, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग ओटी उनको ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है पेशेंट का प्री चेकअप क्या होता है और ड्यूरिंग ओटी क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। वाइवा के टाइम यूजी के स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि वाइवा के टाइम एनेस्थीसिया की ड्रग से रिलेटेड और कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, कौन सी ड्रग का क्या फंक्शन है, प्री मेडिकेशन क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि, और बाकी एनेस्थीसिया के ऊपर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, दोनों ही यूजी और पीजी में दोनों में ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। तो इसलिए अभी जो आने वाली जितने 4-5 वीडियोस होंगी वो मेरी एनेस्थीसिया के ऊपर होंगी। इसके लिए आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैटर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ एनेस्थीसिया। सो एनेस्थीसिया इज़ ए स्टेज, और वी कैन से इट इज़ ए टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी या फिर इंड्यूस्ड लॉस ऑफ मेमोरी विद द हेल्प ऑफ anesthetics. What is anesthetics? The drug which is used in the induction of temporary loss of memory during anesthesia is named as anesthetics. कहने का मतलब जितनी भी ड्रग्स जो हैं वो जो भी ड्रग यूज़ की जाती है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया प्रोसीजर, ठीक है, किस लिए, मेमोरी जो टेम्परेरी लॉस होता है मेमोरी का वो करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स। टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी के अंदर आपको मेन 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ एमनीसिया, दैट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी, अनकॉन्शियसनेस या फिर पैरालिसिस जिसको हम मसल रिलैक्सेंट बोल सकते हैं, या फिर स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया जिसमें पेन जो है वो आपका कम होता है, ठीक है, जिससे पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जितने भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन सभी ड्रग्स को बोला जाता है एनेस्थेटिक्स, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है जो इन सब चीज़ों को कम करता है उस प्रोसीजर का नाम है एनेस्थीसिया, ठीक है। टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, इंड्यूस्ड टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली 3 एनेस्थीसिया जो उसको 3 में क्लासीफाई कर दिया गया है। फर्स्ट इज जनरल एनेस्थीसिया, नेक्स्ट इज स्पाइनल, और थर्ड वन इज लोकल एनेस्थीसिया। तो बाकी जितने भी एनेस्थीसिया हैं वो अब इन सब के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो इन तीनों के ऊपर मेरी अलग अलग वीडियोस होंगी, क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक टॉपिक में ही कम से कम 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं बात करती हूँ। फर्स्ट इज़ प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन अकेला भी आपसे पूछ लिया जाता है 5 नंबर के अंदर, और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है कैसे प्री मेडिकेशन होता क्या है, इसका क्या रोल है, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो प्री मेडिकेशन क्या होता है? सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट की अगर सर्जरी होती है तो उससे पहले बोलते हैं कि एनेस्थेटिक्स जो है वो आपको चेक करेगा। तो उसमें एनेस्थेटिक जो है आपकी सभी कंप्लीट हिस्ट्री लेता है कि पेशेंट को कभी पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, पेशेंट को कोई दवाई तो चालू नहीं है, पेशेंट को कफ तो नहीं है, स्पूटम तो नहीं है, ठीक है। बाकी सारी आपकी लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है, कोई एनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, या फिर कभी कोई लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, कभी मतलब अभी फ़िलहाल में या पहले कभी भी रेस्पिरेटरी अटैक तो कभी कुछ नहीं आया था। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब आपकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इसलिए होती है कि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया अगर जो भी आपको ड्रग दी जाती है उससे आपका एनेस्थेटिक ये अंदाज़ा लगा सके कि कितनी देर तक वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा और कौन सी ड्रग आपको देनी चाहिए, कौन सी ड्रग आपको एडवर्स रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। और मान लो अगर कोई बीपी का पेशेंट है या फिर ऑलरेडी अगर किसी की कोई टैबलेट चालू है, कोई हार्ट का पेशेंट है, मान लो एस्पिरिन वगैरह किसी को चालू है, लिवोडोपा किसी को चालू है, तो वो सब टैबलेट्स जो होती हैं उनका टाइमिंग होता है वो बिफोर सर्जरी
कुछ टाइम के लिए बंद की जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन जो है वो जनरली किसी भी सर्जरी से पहले 7 दिन पहले हम बंद कर देते हैं उसको। ऐसे ही अगर हम लीवोडोपा अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो वो भी हम कोई भी सर्जरी होती है तो उससे 4 घंटे पहले हम वो टैबलेट लेने के लिए बोलते हैं उसको, जो कंपल्सरी होती है। उसके बाद ही 4 घंटे बाद ही हम जो फर्दर जो सर्जरी है, जो एनेस्थीसिया की प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मान लो अगर कोई लेडी है वो ओसीपीज के ऊपर है तो उसको भी हम मतलब बोलते हैं कि कम से कम जब तक आपको 6 वीक हो जाएंगे, ठीक है, 6 वीक पहले वो ओसीपीज लेना धीरे धीरे बंद करेगी। उसके बाद 6 वीक के बाद ही कोई भी सर्जरी उसकी कंटिन्यू की जाती है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पेशेंट को कुछ भी अपने डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कोई भी बात हो सकता है, छोटी से छोटी बात कोई ऐसी हो जो आपके और आपके डॉक्टर के हेल्थ के ऊपर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एटलीस्ट डॉक्टर के साथ खुल के शेयर करनी चाहिए। तो अभी बात करती हूँ मैं प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, मैंने अभी कुछ टिप्स आपको बताए हैं। इसके अलावा जो भी हम प्री मेडिकेशन के अंदर जनरली जो यूज़ की जाती हैं, आजकल जो मेनली यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर बताया था कि मेनली 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो पेन को कम करने वाली ड्रग यूज़ होगी, एक मसल रिलैक्सेंट होगा, और एक जो अनकॉन्शियसनेस जो स्टेज आपके अंदर लेके आएगी, या फिर हम बोलेंगे टेम्पररी लॉस जो होगा मेमोरी का, एमनेसिया जो होगा वो। तो इस तरीके से 3 तो पेन के लिए कुछ ना कुछ यूज़ किया जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि एमनेसिया वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरली जो आजकल जो देखते होंगे आप, वो एट्रोपिन यूज़ किया जाता है, जिसकी डोज क्या होती है अडल्ट के अंदर, जिसकी डोज होती है 0.01 mg। इसको जनरली सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इसका अगर हम टाइमिंग देखें तो जब भी हम इसको देते हैं तो उससे हाफ एन आवर बाद ये मतलब इजीली इसका जो एक्शन होता है वो देखने को मिलता है। जनरली इसका एक्शन 4 घंटे तक रहता है। तो ऐसा लिटरेचर रिव्यू से ऐसा बताया गया है कि हमें एनेस्थीसिया के जो प्रोसीजर हैं, जो भी प्रिपरेशन है, वो सर्जरी के बिफोर 1 आवर अगो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और एट्रोपिन क्या करता है, सबसे पहले प्री मेडिकेशन किया क्यों जाता है। प्री मेडिकेशन जनरली 2 वजह से किया जाता है कि एक तो प्री मेडिकेशन के अंदर जो भी दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो वे दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं जो आपके जो सिक्रेशंस होते हैं, जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स के सिक्रेशन होंगे और जो आपके स्लेवर ग्लैंड के सिक्रेशन होंगे वो आपके ड्राई हो जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जितने भी सिक्रेशंस हैं वो काफ़ी मिनिमम अमाउंट में हो जाएं, जिससे कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके मैं अंदर में बताऊंगी कि जब सेकंड स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को रिफ्लेक्सेस होते हैं कि वो वोमिट वगैरह करता है। तो एब्डोमिनल प्रोसीजर के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पेशेंट को पहले ही क्या किया जाता है, आपको एट्रोपिन ये प्री मेडिकेशन दी जाती है, एट्रोपिन दिया जाता है। दूसरा क्या करता है कि एट्रोपिन जो होता है वो कई बार मान लो अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको कार्डियक एरिथमिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें भी पेशेंट के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव फील होता है, ठीक है। और तीसरा क्या करता है, ये पल्स रेट को भी इंक्रीज़ रखता है, क्योंकि जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं तो ऐसा होता है कि पल्स जो हमारी पेशेंट की होती है वो डाउन जाती है, तो एट्रोपिन क्या करेगा, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेशन को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे एट्रोपिन मैंने बताया कि आजकल ज़्यादा यूज होता है, लेकिन कुछ जो हॉस्पिटल्स में है उसमें आपको हायोसिन भी देखने को मिल जाएगा। तो हायोसिन है जो है उसकी डोज जनरली है 0.15 mg, और एट्रोपिन की मैंने बताई थी 0.01, ठीक है। तो हायोसिन जो है वो मतलब उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इसका एक्शन है वो ऑलमोस्ट एट्रोपिन की तरह ही बताया गया है, ठीक है। और मोड ऑफ एक्शन भी इसका मतलब क्या है, थोड़ा अल्टर है, क्योंकि हायोसिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, थोड़ा डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ये अपना फर्दर काम करता है। नेक्स्ट था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कैसे करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तभी पेशेंट के अंदर एमनेसिया की कंडीशन आएगी, और तभी पेशेंट हमें सर्जरी करने के लिए अलाउ करता है। तो इसमें ये क्या करेगा कि ये हमारे जो ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके एक्शन को ये अल्टर्ड कर देता है, उनकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है उनको ये अल्टर्ड करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए डिप्रेस हो जाता है, ठीक
ठीक है। और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो जितने भी जो सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, कफ सेंटर होगा, वो डिप्रेस हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो इजीली आपको मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर सर्जरी। तो ये थी। और अच्छा, इसके अलावा अगर पोस्ट ऑप में अगर हम वोमिटिंग वगैरह पेशेंट को होती है तो उसके अंदर हम जनरली कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, लाइक मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह हम उसके अंदर ज़्यादातर यूज करते हैं। तो प्री मेडिकेशन में अगर सबसे मेन देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि ये सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है, प्लस सेकंड क्या हो गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। तो ये प्री मेडिकेशन के मेन 2 फंक्शन थे। और क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो मैंने आपको बताया है। तो ये था। अब मैं इस वीडियो के अंदर बताती हूँ कि 4 स्टेजेस। आप सब जानते हैं कि एनेस्थीसिया जो है, जब भी डॉक्टर को आप डायरेक्ट देते हुए ही देखा होगा और पेशेंट डायरेक्ट एनेस्थीसिया में पेशेंट को सीधा यही पता चला होगा कि मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन जनरली जो है देने में और पेशेंट को फील होने में जनरली 4 स्टेजेस आती हैं। जो उसका फर्स्ट का नाम है क्या, स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा आपका कि जो कंसिस्टेंस होगी वो पेशेंट की फुल होगी, लेकिन पेन की अमाउंट जो है, पेन की सीवियरिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ठीक है, लेकिन पेशेंट होश में रहेगा। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आप लोगों में से किसी की सर्जरी हुई हो, किसी ने लिया हो, तो आपको हल्का हल्का याद भी रहेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आपकी जो पैरों की जो मूवमेंट होती है उसमें थोड़ा सा कपकपाहट होती है, या फिर इस स्टेज पे कुछ पेशेंट शाउट भी करने लग जाते हैं, फाइट भी करने लग जाते हैं, उसे बोला जाता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया जो है वो एक प्रॉपर स्टेज होती है किसी भी सर्जरी को मतलब करने के लिए, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग एनी सर्जरी। इस स्टेज के ऊपर जनरली एनेस्थेटिक बोलता है सर्जन को कि आप सर्जरी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो 4th स्टेज है वो जनरली ओवरडोज की स्टेज में आती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं विद सर्कुलेटरी फेलियर। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो अगर एनेस्थीसिया की जो डोज होती है अगर वो एक्सीड की जाती है तो भी पेशेंट के लिए फैटल सिद्ध हो सकती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड प्री मेडिकेशन। नेक्स्ट जो होगा उसमें मैं आपको लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया से रिलेटेड वीडियोज़ आपकी बनाऊंगी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। अगर इससे रिलेटेड अगर आप और कुछ ड्रग्स जो हैं जो मेनली यूज़ की जाती हैं साथ में वो भी आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।